जी बेटे, कैन यू हेयर मी? हेलो टू ऑल। हेलो। गुड इवनिंग बेटे। टेस्ट की तैयारी कैसी है? बेटे होल्ड ऑन, वीडियो इज ऑन द वे बेटे। यू कैन हेयर मी। जब मेरी आवाज आ रही है तो तुम्हें वीडियो की क्या जरूरत है? अच्छा, स्क्रीन पे जो तुम लोगों को सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबके पास इनाम दानिश की किताब है? इनाम दानिश की किताब खोल लो, पहला चैप्टर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और मुझे इतना बताओ, जो सिलेबस मैंने इनाम दानिश का तुम लोगों से डिस्कस किया था, 4 से 5 और 5 से 6, ठीक है। 4 से 5 मैनेजमेंट के टेस्ट का टाइम है और 5 से 6 फार्माकोलॉजी का। जब टाइम स्टार्ट होगा तो टेस्ट तुम लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो सिलेबस हम लोगों ने कल टेस्ट के लिए डिस्कस किया हुआ है उसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे तुम लोगों को? डिस्टर्बेंस ऑडियो, ओके। बेटे मेरी तरफ से तो सिग्नल्स पूरे हैं और मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। क्या सबको डिस्टरबेंस आ रही है? बेटे टेस्ट ऑफ यू, क्या सबको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर सुनाई दे रहा है? अगर क्लियर,
अब आ रही है बेटे आवाज? कुछ फर्क पड़ा है अब आवाज में? सिग्नल मेरे पास पूरे आ रहे हैं बेटे। आई एम स्पीकिंग ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस और मेरे पास कोई एरर सुनाई नहीं दे रहा। बेटे अब आ रही है आवाज? ओके ग्रेट। Okay, fine, Betty. It's good that you can hear me now. Hold on now. ओके बेटे, इनाम दानिश की किताब का काइंडली पेज नंबर निकालो आप। 15 बेटे, 15। रोनाल्ड बेटे, सबसे अच्छा हो तो आपने इनाम दानिश से ही करना है बेटे। चेंज इट कैटजिंग और जो तुम्हारे पास बर्ट्रैम की किताब है वो कवर नहीं करेगी। कैटजिंग की जो किताब है बेटे वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की आ जाती है। अगर आपने अपना सिलेबस कवर करना है तो बेस्ट किताब तुम्हारे पेपर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इनाम दानिश है। आई वुड लाइक यू टू स्विच टू इनाम दानिश। अगर तुमने वैसे खुद को डिटेल में कुछ और चीज पढ़नी है, यू कैन ऑलवेज स्टडी फ्रॉम दैट, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। इनाम दानिश इज जस्ट फॉर 200 रुपीज एंड इट्स वर्थ इट। एवरी मनी स्पेंट ऑन द बुक इज वर्थ इट। ओके ग्रेट। काइंडली हाफ लाइफ देखो पेज नंबर 15 पे। कैन यू ऑल सी इट? मेरा कोई भी सेशन इनाम दानिश की किताब हाथ में लिए बगैर तुमने अटेंड नहीं करना। तुम्हारे बैग में होनी चाहिए ये। यहां से मैं हाफ लाइफ पढ़ने लगी हूं। द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस बाय 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग।
अच्छा, बाय एनी चांस अगर किसी के पास किताब नहीं है तो मैंने ग्रुप में उसकी एक स्नैपशॉट लेके शेयर की है, प्लीज वो भी चेक कर लो। जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। Half life provides a good indicator of the time required to reach steady state after a dosage regimen is initiated. The time for a drug to be removed from the body and means to estimate the appropriate dosing interval. Half life is equal to 0.693 into volume of distribution divided by clearance of drug. अब हाफ लाइफ अगर लिटरली उर्दू में मैं इसका मीनिंग करना चाहूं तो उसका मतलब है आधी जिंदगी। अब आधी जिंदगी का मतलब ये है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जब ड्रग की क्वांटिटी हाफ हो जाए और उस हाफ होने को जितना वक्त लगेगा उसे हाफ लाइफ कहेंगे। जब भी लाइफ का मतलब आएगा इसका मतलब है टाइम इज इन्वॉल्व देयर, यानी जब ड्रग मेरे प्लाज्मा में दाखिल हुई, प्लाज्मा में दाखिल होगी तो अपना इफेक्ट करना शो करेगी ना। याद रखो एब्जॉर्ब होगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो प्लाज्मा में जब एंटर होगी, बायोअवेलेबिलिटी क्या थी? बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन थी वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दाखिल हो या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ग्रेट। तो अब यहां पर हमारे पास तो बेटे इसका मतलब यह है कि जब भी कोई ड्रग प्लाज्मा के अंदर दाखिल होगी और जितना टाइम लगेगा उसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन को आधी तक पहुंचने के लिए उसे हाफ लाइफ कहेंगे। अब हाफ लाइफ से हमें डोजिंग इंटरवल का पता लगता है। अक्सर तुमने देखा होगा कि कोई ड्रग सिर्फ दिन में एक दफा देनी पड़ती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए जैसे, ठीक है, एंटीबायोटिक की एक टाइप है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जिसमें अमीकासीन, कैरामाइसिन ये सब आते हैं। जिसकी भी डोज हमें ओडी देनी होती है उसका मतलब ये है कि ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन 24 घंटे तक, ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन 24 घंटे तक जो है वो उसमें इतनी रहती है कि हमें दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे के बाद ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि अब वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाती तो हमें दूसरी डोज की जरूरत पड़ जाती है। इसी तरह कोई ड्रग जो ट्वाइस अ डे लेते हैं इसका मतलब है कि 12 घंटे के बाद जो उसकी खून में कंसंट्रेशन होती है वो इतनी कम हो जाती है कि वो अपना इफेक्ट मेंटेन नहीं रख पाती तो हमें दूसरी डोज की जरूरत पड़ती है। तो अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि वो टाइम जो किसी भी ड्रग की अमाउंट या कंसंट्रेशन को खून में हाफ अपनी क्वांटिटी या अपनी हाफ कंसंट्रेशन लेने के लिए रिक्वायर्ड हो उसे हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। हाफ लाइफ से हमें डोजिंग इंटरवल का पता लगता है कि अच्छा इस ड्रग की हाफ लाइफ इतनी है, 6 घंटों में इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी, इसका मतलब है हाफ जब क्वांटिटी तक पहुंच जाएगी हमें सेकेंड डोज की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो अब मिनिमम थेराप्यूटिक लेवल जितना ब्लड में होना चाहिए अपना इफेक्ट कायम रखने के लिए उससे नीचे चली गई है। अब अगर तुम लोग इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखो जिसमें लिखा हुआ है 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 0.693 इक्वेशन के अंदर लगा हुआ है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। वो जब भी कोई इक्वेशन कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर डिराइव करता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है।
ठीक है, जैसे ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, यू कैन नॉट से कि कैसे 9.8 आई है। स्पीड ऑफ लाइट 3.8, यू कैन नॉट से, ये कैलकुलेशन करने के बाद इफ डेफिनेशन में 0.693 कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। अब अगर देखो हाफ लाइफ जो इक्वेशन जो हमारे पास न्यूमरेटर जो ऊपर है हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ क्या होगी, ज्यादा। देखो दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियरेंस ऑफ ड्रग इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर क्लियरेंस ऑफ ड्रग ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम होगी, अगर क्लियरेंस ऑफ ड्रग कम होगी तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी। जब भी किसी चीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इसका मतलब है एक कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी, दूसरी ज्यादा होगी तो अगली कम होगी। ठीक है बेटे, क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? एम आई क्लियर टिल हेयर बेटे? ओके ग्रेट। मैं अब तुम्हें 2 मिनट्स दे रही हूं। इस 2 मिनट्स में जो हाफ लाइफ की मैंने डेफिनेशन तो तुम्हें बताई है। ओके ग्रेट, परफेक्ट हो गया बेटे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना फार्माकोलॉजी के बहुत जरूरी है। तुम्हें पहला चैप्टर अगर आ गया, मैं तुम्हें गारंटी देती हूं आगे फार्माकोलॉजी तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होगी। ये चैप्टर तुम्हारे लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसका बार बार अब आगे जिक्र आएगा जब तुम मेरे साथ ड्रग्स पढ़ोगे। अच्छा, हाफ लाइफ की बेटे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तक मैंने जितनी डेफिनेशन पढ़ाई है उसको एक दफा पढ़ो। नीचे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मैंने नहीं पढ़ाए फैक्टर्स, पर मैं चाह रही हूं कि वो फैक्टर्स तुम रीड करो, और रीड करने के बाद मैं उसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ एंड यू हैव टू आंसर दैट। मैं तो फिर एक्सप्लेन कर ही दूंगी। यू हैव लाइक 4 मिनट्स फॉर इट। चलो, फैक्टर्स तक पढ़ना है तुमने हाफ लाइफ सारा।
बेटे पढ़ लिए सबने? मैं पूछूं क्वेश्चंस? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? योर टाइम इज अप. ओके ग्रेट. बेटे पहला, सबसे पहले डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी थी, तो वो तुम्हें पता लग रही है कि हाफ लाइफ क्या है. पहला फैक्टर है एज द क्लियरेंस डिक्रीजेस ड्यू टू सम डिजीज प्रोसेस द हाफ लाइफ इंक्रीजेस एज इन रीनल फेलियर. इसका क्या मतलब है? ओके रोनाल्ड, तुम मुझे बताओ बेटे, इस पहले पॉइंट का क्या मतलब है फैक्टर्स में? टाइप इट हियर. रोनाल्ड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बेटे कि पहले फैक्टर का क्या मतलब है. अगर रोनाल्ड को समझ नहीं आ रही, एनीबडी एल्स जिसे पहले फैक्टर की समझ आई हो? हबीबा, क्या है मतलब पहले फैक्टर का, जरा बताओ मुझे. वेरी गुड सहर, शाबाश. रीनल फेलियर में हाफ लाइफ अगर भर जाएगी, यानी ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रही ड्यू टू रीनल फेलियर, तो अब क्या करेंगे सहर? ड्रग की डोजेज के साथ क्या करेंगे? शाबाश. बताओ मुझे, ये पॉइंट तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ आई है. जी हबीबा, मुझे पता लग गया, सहर ने जवाब दे दिया. सादिया, वेरी गुड. रीनल डोज एडजस्टमेंट करेंगे, रिड्यूस द क्वांटिटी. जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ड्रग की हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी, यानी वो ज्यादा देर के लिए बॉडी में स्टे करेगी, इसका मतलब है वो तो मेरे लिए नुकसानदेह है. ठीक है, वो मेरे लिए नुकसानदेह, क्योंकि मेरी बॉडी में ज्यादा, एस्टिमेटेड टाइम अगर उसका 4 घंटे है, वो किसी वजह से 4 घंटे में एक्सक्रीट नहीं हो रही, मेरी बॉडी में 8 घंटे के लिए रह रही है,
तो वो तो नॉट गुड फॉर मी। अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमेशा हिपैटिक फेलियर में और रीनल फेलियर में स्पेशल डोज एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, वेरी गुड, यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट राइट। सो क्लियरेंस ऑफ ड्रग अगर इसके हिसाब से कम होगी तो हाफ लाइफ ज्यादा, क्लियरेंस ऑफ ड्रग ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम। किसी को डायरिया है, उस वक्त अगर उसको कोई ड्रग दी हुई है और डायरिया की वजह से वो ड्रग बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो गई है, इसका मतलब है हाफ लाइफ ड्रग की कम हो गई है, ड्रग को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी में टाइम ही नहीं मिला। एम आई क्लियर नाउ एवरीबडी? आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर अटेंडेंस। 5-8 लोग आकर फिर प्रेजेंट प्रेजेंट कहकर चले जाते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब मैं ट्रैक रखूंगी कौन प्रेजेंट कहने के बाद गायब हो जाता है। और नेट प्रॉब्लम ऑल द टाइम नहीं होता बेटे, आई एम ऑल्सो यूजिंग द नेट विद द सेम कंपनीज, इसी मुल्क में रहती हूँ, वही नेटवर्क्स यूज करती हूँ। इट्स रियली बैड। फार्माकोलॉजी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तुम उसका पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, मार्क माई वर्ड्स। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड, हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड। हाफ लाइफ ऑफ डायजेपाम इंक्रीजेज इन ओल्ड एज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल हमारे पास बेटे ये एक पॉइंट है कि जब भी किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी अगर वो पहले बॉडी में जो है वो बहुत जरूरी है। इस पेज नंबर 11 निकालो इनाम दानिश का। इस पॉइंट पर यहीं पे रुक जाओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने क्लियर नहीं करना, और इनाम दानिश का पेज नंबर 11 निकालो। अब आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है? वॉइस इशू मैम यार। बेटे अब आ रही है? ओके ग्रेट। मैंने उसकी स्नैपशॉट्स लेकर तुम्हारे ग्रुप में भी सेंड कर दी है। सेकंड पॉइंट क्लियर होने से पहले एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इनाम दानिश के पेज नंबर 11 पर मौजूद है, प्लीज उसको निकाल लो, पेज नंबर 11 को। गुड, निकाल ली है। जिसके पास नहीं है किताब, मैंने स्नैपशॉट व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर की है, वहां से देखो। Volume of distribution is a relation between amount of drug in the body to the concentration of drug in the blood or plasma. Volume of distribution, total drug in the body by concentration of drug in the blood. VD is equal to volume of distribution. अगर कहीं लिखा हो concentration of drug in blood or plasma, is the same thing. अच्छा जी बेटे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की अमाउंट जो बॉडी में मौजूद होगी और जो ड्रग की कंसंट्रेशन खून में या प्लाज्मा में, ब्लड और प्लाज्मा में होगी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, टोटल ड्रग इन द बॉडी और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। याद रखना, जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बॉडी ब्लड में अवेलेबल होगी वही बायो अवेलेबल ड्रग होगी। मुझे बॉडी से मतलब नहीं है, मुझे ये भी बहुत जरूरी है ब्लड में कितनी शामिल है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पीकेए ऑफ ड्रग, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू अदर टिश्यू विद इन द बॉडी। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करती हूं। क्या डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को? अभी ये जो इसने फैक्टर्स बताए हैं, इस फैक्टर्स को छोड़ दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि कितनी अमाउंट ड्रग की मेरी बॉडी में मौजूद है और कितनी अमाउंट उसी ड्रग की मेरे ब्लड में मौजूद है, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हर ड्रग का अपना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर तुम 2-3 ड्रग्स खा रहे हो तो ये नहीं कि एक बॉडी में कितनी है तो दूसरी ब्लड में कितनी है, जिसकी अमाउंट बॉडी में देख रहे हैं उसी की ब्लड में देखनी है। क्लियर? ये सारे काम तुम लोग पेशेंट को ड्रग देते हुए नहीं कर सकते। ये जब कोई ड्रग मार्केट में आती है उस वक्त सब कुछ ये स्टडी होकर आती है। अगर कल को कोई ड्रग तुम लोग पेशेंट को दे रहे हो, ओमिजोल ले लो, ओमिप्राजोल ले लो, भाई कोई भी चीज तुम अपने पेशेंट को किसी भी किस्म की टैबलेट दे रहे हो, जब तुम उसका लीफलेट निकालते हो तो लीफलेट के अंदर एक हमारे पास हेडिंग होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स। उस फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, ड्रग की वीडी कितनी है। ये तुम नहीं कर सकते पेशेंट को ड्रग देते हुए कि अगर तुम्हारे ज़हन में ये आ रहा है मुझे कैसे पता लगेगा हाफ लाइफ। ये सारी स्टडीज होके तुम्हारे पास आई हैं, तभी तो तुम्हें पता लगता है कि कौन सी ड्रग तुमने ओडी में देनी है और कौन सी बीडी में देनी है। ठीक है? या बाजुकात पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बीडी वाली ड्रग हम 2 टाइम्स वाली कई दफा एक दफा देते हैं। क्यों? अगर कोई रीनल इशू या हिपैटिक इशू होगा तो डोज एडजस्टमेंट होगी। ठीक है? फार्माकोलॉजी में एक चीज कंसीडर नहीं करते हैं कि तुम मुझे कह सकते हो वो ड्रग नॉर्मली तो हम बीडी में देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि कई डॉक्टर ओडी में देते हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या वो ओडी में बीडी वाली ड्रग डोज बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं? और अगर वो ओल्ड एज में है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो मैं चाहूंगी कि इसको एक दफा ये दवाई दी जाए। अगर किसी जवान को 2 दफा दी जाती है, अभी मैं किसी दवाइयों के नाम नहीं ले रही, जब मैं वो चैप्टर स्पेसिफिकली स्टार्ट करूंगी तो साथ साथ वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अभी बेसिक चीजें ज़हन में होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हूं मैं? ग्रेट। एग्जाम्पल पे आओ जरा, देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है। टोटल बॉडी वाटर 42 लीटर्स है और प्लाज्मा वॉल्यूम 5.5 लीटर्स है। अब ये डिफरेंट नहीं है, ये जनरलाइज्ड है कि बॉडी के अंदर जो वाटर की वॉल्यूम है हमारी बॉडी के अंदर वो 42 लीटर होता है और उसमें से प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है 5.5 लीटर। ठीक है? अब जरा गौर करो, व्हेन अ ड्रग इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज 400 mg and plasma concentration of this drug is 40 mg liters, then the volume of distribution will be, मैंने खाए एक ड्रग के 400 mg, तो मेरी बॉडी में उसके 400 mg होंगे, लेकिन प्लाज्मा में 1 लीटर के हिसाब से 40 mg हैं। कितने हैं? 40 mg पर लीटर, तो 5.5 लीटर के हिसाब से क्या होंगे? 45 टाइम्स। बल्कि तुम इसको अभी इसको 5 टाइम्स में भी मत लेकर आओ, बस इतना ध्यान में रखो कि पर लीटर के हिसाब से 40 mg है। ठीक है? इज इक्वल टू 10 लीटर। इक्वेशन को सॉल्व करो, 41 द 40 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 आता है। mg और mg ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 10 लीटर्स। क्लियर हूं मैं यहां पे?
ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 10 लीटर निकाल लिया है। टोटल बॉडी में वाटर है 42 लीटर, प्लाज्मा वॉल्यूम उसमें से 5.5 लीटर है। मैंने एक ड्रग खाई 400 mg की, यानी मेरी बॉडी में वो 400 mg मौजूद है और मेरे खून में वो मौजूद है 1 लीटर के हिसाब से 40 mg प्लाज्मा के, पर लीटर प्लाज्मा में वो 40 mg है। इक्वेशन के हिसाब से बॉडी वाली कंसंट्रेशन को ऊपर रखूंगी, प्लाज्मा वाली को नीचे, डिवाइड करूंगी, mg mg कैंसिल हो जाएगा, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 400 आएगा, उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 10 लीटर्स। अब ये 10 लीटर्स हमें क्या बताता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। गुड, अगर यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मेरे समझाने से पहले बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट्स तुमने पहले एक दफा पढ़े हो। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है नाउ कंसीडर दैट, और तुम्हें 4 डॉट्स या 4 बुलेट्स नजर आ रहे हैं। अगेन मैं तुम्हें 5 मिनट्स दे रही हूं, 5 मिनट्स में ये 4 बुलेट्स तुम खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। डायरेक्ट मैं शुरू करूंगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। 5 मिनट्स है तुम्हारे पास फ्रॉम नाउ ऑन, कम ऑन स्टार्ट।
ओके आपदा, बाकियों का भी वेट कर रही हूँ, उनको भी देख लेने दो, फिर रिज्यूम करते हैं. हबीबा इफ डन, रेस्ट ऑफ यू, आर यू पीपल डन? लेट मी नो. ओके बेटे, टाइम इज अप. अब एग्जाम्पल में देखो जरा, पहला पॉइंट, इफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 5.5 लीटर्स देन द होल ड्रग्स विल रिमेन इन प्लाज्मा एंड नो पोर्शन विल गो टू द टिश्यूज. जरा ऊपर देखो, टोटल बॉडी वाटर था 42 लीटर, प्लाज्मा वॉल्यूम 5.5 लीटर. अगर किसी ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल इक्वेशन में क्वांटिटीज लगाने के बाद जवाब 5.5 लीटर आए, जैसे ऊपर 10 लीटर आया था, किसी ड्रग की क्वांटिटीज के बाद 5.5 लीटर आए, तो वो वीडी तुम्हें ये बताता है कि ये सारी की सारी ड्रग प्लाज्मा में या ब्लड में अवेलेबल है, बॉडी में नहीं है. If the VD is 11 liter, then the half of the drug will remain in plasma and half is distributed to the tissues. अगर 11 लीटर है तो 5.5 जमा 5.5 क्या होता है? 11. इसका मतलब है वो ड्रग 5.5 लीटर ब्लड में मौजूद है और 5.5 उसकी जो है वो लीटर्स के हिसाब से वो बॉडी में मौजूद है. ठीक है. If the VD of a drug is 42 liter, it will be distributed in the whole body fluid, 5.5 liters in plasma and remaining to the tissue. ठीक है.
major portion of the drug if distributed to the tissue and the concentration of the drug या blood in the blood is less. ठीक है, अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 आता है तो वो पूरे बॉडी के फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी बॉडी में होगी. इसका मतलब ये है 42 में से 5.5 लीटर उस ड्रग का वीडी तुम्हें ये बता रही है कि 42 में से 5.5 लीटर वो प्लाज्मा जो है वो उसमें मौजूद है ब्लड में, प्लाज्मा में, और बाकी की जितनी अमाउंट है ड्रग की वो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा के अंदर. लेकिन अगर तुम 42 में से 5.5 निकाल दो तो इसका मतलब है ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लाज्मा के अंदर और कम डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लड के अंदर. जब 5.5 थी तो सारी की सारी ब्लड के अंदर थी, बॉडी में नहीं थी. जब 11 थी तो बॉडी और प्लाज्मा में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड थी. जब 42 थी तो 42 में से 5.5 लीटर जो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम है उसके अंदर होगी और 42 लीटर इसमें 5.5 लीटर वो शामिल है प्लाज्मा का, और बाकी 42 में से 5.5 जाए तो क्या बनते हैं, 36.5 बनते हैं. बाकी 36.5 जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होगी कहां पर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी वाटर के अंदर. इसका मतलब है जब ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 होगा तो उसकी ज्यादा अमाउंट टोटल बॉडी के अंदर होगी, यानी कि टिश्यूज के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी और ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी. अगर वीडी 300 लीटर आ जाता है तो 300 लीटर में से 5.5 लीटर माइनस करो 300 में से तो क्या जवाब आएगा, 94.5. इसका मतलब है अगर वीडी उसका 300 लीटर है तो बहुत थोड़ी अमाउंट ड्रग की प्लाज्मा में अवेलेबल है, बाकी सारी की सारी ड्रग जो है वो टिश्यूज में अवेलेबल है. ठीक है, ड्रग विथ शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ हैज हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जिस भी ड्रग का हाफ लाइफ जो होती है वो कम होती है, हाफ लाइफ याद रखो ब्लड में देख रहे हैं प्लाज्मा में, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होता है. पीछे मेरे साथ तुम लोगों ने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. ठीक है, अगर हाफ लाइफ हमारे पास किसी भी जो ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादातर हमारे पास हाई होता है. यहां पे क्लियर हूं मैं, क्या ये पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं सारे क्लियर हैं तुम लोगों को, अगर हैं तो लेट मी नो. ओके, आपदा को क्लियर हो गए, बाकी लोग ग्रेट. अब देखो ये कितने मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं. जब ये चीजें तुम्हें पता होती हैं तो जब नेक्स्ट टाइम तुम इसको यूटिलाइज करोगे या नेक्स्ट टाइम कोई चीज तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सामने आ रही होगी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये ड्रग का रेजिमेंट कैसे डिजाइन हुआ है, इसके पीछे क्या साइंस है, कितनी एफर्ट्स हैं. बेटे रोनाल्ड, बाकी लोग, सादिया, क्लियर है. मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सब लोग एक पेज पे हैं कि नहीं. हाफ लाइफ का रिलेशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, एक चीज जरा जहन में रखना, हाफ लाइफ एक तरह की नहीं होती है, इनवर्स है या डायरेक्ट.
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सादिया। मैं एक्सपेक्ट करी थी कोई ये चीज पूछेगा, बट तुम लोगों ने नहीं पूछी। मैं बताती हूँ। हाफ लाइफ हमारे पास एलिमिनेशन हाफ लाइफ अलहदा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ अलहदा होती है। ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ में हम ये देखते हैं कि ड्रग 50% अगर बॉडी से एलिमिनेट हो गई है तो हम कहते हैं ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ है। टोटल अमाउंट की अगर 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम ये कहते हैं उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ है। ये जो ये पॉइंट लिखा हुआ ना यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में, ड्रग विथ शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ हैज हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे इसको कंफ्यूज नहीं करना। तुमने पीछे जो हाफ लाइफ की डेफिनेशन में मेरे साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, उसमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप था। हाफ लाइफ भी बढ़ रही थी और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा था। यहां सिर्फ सिंपली वो तुम्हें ये बता रहा है कि जो ड्रग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ शॉर्ट होगी। इसका मतलब है जो ड्रग टिश्यूज में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर उसकी अमाउंट कम होगी। अमाउंट कम होगी तो हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन कम होगी, कम देर के लिए रहेगी तो हाफ लाइफ भी कम होगी। क्लियर हुआ है अब ये सादिया? जो तुमने पीछे मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ी थी ना क्लियरेंस वाली, जो हाफ लाइफ की मैंने भी पहले बताई है, जिसके बाद मैं इधर लेकर आई हूं, वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात हो रही है। पर पेपर में तुम लोगों को बस हाफ लाइफ लिखा आएगा तो तुमने वही डेफिनेशन करनी है। मैं तुम्हें बता रही हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, प्लाज्मा के अंदर अलहदा और टिश्यूज के अंदर अलहदा। अगर कोई ड्रग ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज के अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसका मतलब है प्लाज्मा के अंदर बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट है। तो जितनी भी ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ कम होती है उनकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। क्या मैं क्लियर हूं अब सादिया? ओके ग्रेट। अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर भी मैंने सेंड की है इन 4 पॉइंट्स के लिए। अब ये नोट तुम पढ़ो और तुम मुझे यहां बताओगे कि ये क्या कह रहा है। मैं नहीं बताऊंगी अब। Yes, both are different. When we talk about elimination half life, we are considering the amount of drug excreted from the body. When we talk about distribution half life, we are taking the amount of drug distributed into the body. जनरली हाफ लाइफ की जब डेफिनेशन आती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो वही आता है जो तुम्हें मैंने आगे पढ़ाया है। पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए मैंने तुम्हें ये बताया। Now I want you to read that note paragraph and explain it to me. Again, you have like 3 minutes, not more than that. इससे ज्यादा की चीज नहीं है ये।
वेरी गुड, शाबाश, तुम लोगों को समझ आ गई है। बस इसमें थोड़ी सी चीज जो ऐड कर दूं, आपदा ने जैसे अभी वीडी ग्रेटर का पॉइंट बताया है, सहर और सादिया, ये बिल्कुल ठीक है। जिस ड्रग की एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए ज्यादा होगी वो ब्लड में रहेगी और बॉडी में कम होगी। अगर बॉडी में कम होगी इसका मतलब है उसकी वीडी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर लिमिट की तरफ होगी, 7 लीटर 9 लीटर, दैट कैन बी। और उस 7 9 लीटर में से याद रखो टोटल वीडी ये आ रही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 5.5 लीटर उसका होगा ब्लड के अंदर और बाकी होगा बाकी बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब है वीडी अगर कम होगी, अगर खाली मैं तुम्हें कहूं अगर किसी ड्रग की वीडी कम है, ठीक है, अगर वीडी कम है तो वो ब्लड में ज्यादा होगी कि प्लाज्मा में, क्या सॉरी बॉडी, बाकी बॉडी में, क्या जवाब है तुम्हारा? इधर लिख के बताओ। वीडी कम है उसकी तो कहां पर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? शाबाश, बताओ मुझे। वेरी गुड, वीडी अगर कम होगी तो इसका मतलब है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ब्लड में है। वीडी अगर ज्यादा होगी, जैसे 300 आंसर हमारे पास आया, 42 आया, इसका मतलब है ज्यादा ड्रग प्लाज्मा में है और ब्लड में कम है। परफेक्ट, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया है। अब आ जाओ हाफ लाइफ के इस पॉइंट पे जहां पर रोककर मैं इसके ऊपर आई थी। आ जाओ, शाबाश। देखो लिखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड, half life is increased, half life of diazepam increases in old age due to increased volume of distribution। अगर किसी ड्रग का वीडी बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली ओल्ड एज जेरिएट्रिक्स पेशेंट में बॉडी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है नेचुरली, ओके, दैट हैपेंस इन द ओल्ड एज। तो हम कहते हैं कि उसकी हाफ लाइफ भी ड्रग की बढ़ जाएगी। अब ये पॉइंट क्लियर है तुम्हें? ग्रेट। अगला देखो, चेंज इन द प्रोटीन बाइंडिंग में रिजल्ट इन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग क्लियरेंस दैट लीड्स टू चेंज इन द हाफ लाइफ। इंक्रीज प्लाज्मा बाइंडिंग इंक्रीजेस हाफ लाइफ। अच्छा बेटे, अब ग्रेट, इस पॉइंट को देखो, अगर प्रोटीन बाइंडिंग किसी ड्रग की चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज होगी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी तुम्हें मैं और मिसाल यहां पे देखती हूं, चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग कैसे होगी। मैंने एक ड्रग खाई, एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है, एपीवाल, मैंने एपीवाल खाई। एपीवाल की जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो 94% है। अचानक मैंने थोड़ी देर बाद एक और ड्रग खाई, वॉरफ्रीन, जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 97% है, उसकी ज्यादा है। अब जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, जब मैं वो खाऊंगी तो वो पहले वाली ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन से हटा देगी और खुद आकर वहां पर बैठ जाएगी। अब जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग चेंज हो जाएगी एपीवाल की, क्योंकि मैंने तो उसको हटा के वारफरीन आके वहां पे लग गई है, तो ऑब्वियसली बेटे उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। इसलिए बहुत जरूरी होता है जब हम ड्रग रेजीम कोई भी प्लान करते हैं, हम ये देखें कि किस तरह हमने उसको मैनेज करना है। क्लियर?
ओके बेटे, अब जरा आगे मैंने एक और डेफिनेशन तुम्हें दी हुई है स्टडी स्टेट की। अब वॉइस आ रही है सहर? बेटे अब आ रही है आवाज? आप द ब्रेक क्यों चाहिए बेटे? ओके, ले लो 5 मिनट की ब्रेक। मैं 5 मिनट में दोबारा रिज्यूम करती हूँ, ले लो।
Okay, bete, shall we resume now? Your time's up now. जी बेटे, मैं रिज्यूम करने लगी हूँ बेटे अब, और स्टेडी स्टेट को करने लगी हूँ क्लियर. Rate of drug elimination is equal to the rate of drug administration. Steady state plasma concentration if directly proportional to rate of infusion and inversely proportional to the total body clearance of the drug. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो ड्रग जो है वो जितनी रफ्तार से बॉडी से निकल रही है उसी वैल्यू में अगर बॉडी में एंटर भी हो रही है, means rate of elimination is equal to rate of administration, then that is called the steady state concentration of the drug, means the drug has achieved a steady state level. लेकिन ये वहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगी. ऑब्वियसली उसके बाद जब ड्रग की एलिमिनेशन ओवरकम कर जाएगी तो ड्रग डिक्लाइन फेज में जाना शुरू हो जाएगी. इट मीन्स टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन देन यू नीड another dose of the drug. Clear? Okay, great बेटे. जरा ग्रुप में चेक करो, मैंने तुम लोगों को एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की टाइप्स की एक स्नैपशॉट भेजी है. एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की टाइप्स की जो स्नैपशॉट मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजी है, यहीं से तुमने इसको प्रिपेयर करना है कल के टेस्ट के लिए. और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना उसमें से वो याद करना है, बाकी का याद नहीं करना. यू हैव नो कंसर्न विद रेस्ट ऑफ इट. मैंने तुम्हें एगोनिस्ट की टाइप्स भी हाईलाइटेड भेज दी हैं, वो भी वहीं से याद करनी है बेटे. ठीक है.
रोनाल्ड ग्रुप में शेयर हो चुके हैं टुमारो के टॉपिक्स प्लीज। लास्ट टाइम किसने शेयर किए थे, आपदा ने कि हबीबा ने? बेटे वो मैसेज रीसेंड कर दो ग्रुप में। बेटे मैं लास्ट टाइम प्लीज रिपीट कर चुकी हूँ, वो सारे कंसोलिडेटेड बच्चों ने यहाँ पर करके, तुम व्हाट्सएप के ग्रुप में हो नहीं हो तो खुद को ऐड करवाओ और बेटे वहां से देखो। जिसने लास्ट टाइम वो सेंड किया था उसे रीसेंड कर दे। अब एक चीज मैं और जो तुम्हें करवाना चाह रही हूँ, अगर तुम एंटेगोनिस्ट की टाइप्स देखो तो मैंने तुम्हें कंपेटिटिव और इरिवर्सिबल करवाए थे। जो स्नैपशॉट मैंने तुम्हें भेजी है उसके अंदर एलोस्टेरिक और फंक्शनल भी है। ये दो मैंने नहीं करवाए हुए, ये अभी कर लो मेरे साथ, ये कल पेपर में शामिल हैं। अब एलोस्टेरिक एंटेगोनिस्ट क्या होगा, याद रखो एंटेगोनिस्ट वो एजेंट है जो एगोनिस्ट के साथ फाइट करेगा रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग साइट के लिए। याद है ना, डेफिनेशंस तो तुमने वही करनी है जो इनाम दानिश में लिखी हैं, जो टाइप्स है यहां से याद करनी है। एगोनिस्ट की सारी टाइप्स मैं कवर करवा चुकी हुई हूँ, एंटेगोनिस्ट की ये टाइप्स रहती हैं। ये सारा तुमने यहीं से कवर करना है। पढ़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम बाद में याद आती है, मैं ग्रुप में मौजूद हूँ, तुम ग्रुप पे मौजूद हो, डू ड्रॉप मी अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, अच्छा जी, अब देखो जरा यहाँ पर हमारे पास क्या है। एलोस्टेरिक उस साइट को कहते हैं जो मेन साइट के जगह पर दूसरी साइट होगी। व्हाइट बोर्ड ऑन कर रही हूं, जरा देखना। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? देखो मैंने एक रिसेप्टर बनाया है, ये एक रिसेप्टर है। क्या है ये? आर। आर का मतलब है ये हमारे पास एक रिसेप्टर है और ये इस पे बाइंडिंग साइट है जहां पर एगोनिस्ट ने लगना है। जब एगोनिस्ट और इंटेगोनिस्ट के दरमियान मुकाबला होगा तो वो दोनों, ये हमारे पास है एगोनिस्ट जिसने इधर आके अटैच होना है, ठीक है, और ये है हमारे पास इंटेगोनिस्ट। इंटेगोनिस्ट को भी मैं ए टी से मेंशन कर देती हूं ताकि तुम्हें पता हो। ये दोनों जब इस साइट के लिए मुकाबला करेंगे, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये एगोनिस्ट है, ये इंटेगोनिस्ट है, ये रिसेप्टर है। ये एक ही बाइंडिंग साइट है जिसके लिए ये दोनों मुकाबला करेंगे। तो इसलिए कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव में ये दोनों एक ही बाइंडिंग साइट के लिए मुकाबला करते हैं। कंपेटिटिव में जो बॉन्ड होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी जब इंटेगोनिस्ट इधर आके अटैच करता है, किसमें? कंपेटिटिव में, जिसका दूसरा नाम रिवर्सिबल है। तो जब अपना काम वो कर लेता है तो एगोनिस्ट थोड़ी देर बाद, जब एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये एगोनिस्ट इसको दोबारा हटा देता है और अपनी जगह पे आके लग जाता है। ये कंपेटिटिव में होता है। अब नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है? नॉन कंपेटिटिव में ये एंटेगोनिस्ट जब एक दफा इधर आके अटैच हो जाता है, अब इसको कोई भी नहीं हटा सकता। रिसेप्टर की कहानी खत्म। मैंने तुम्हें ओमिप्राजोल की डेफिनेशन एग्जांपल दी थी कि ओमिप्राजोल जो है पीपीआई इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो जब आके रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है तो रिसेप्टर को भी ले जाता है। नॉर्मल एक्शन तब रिज्यूम होता है जब नया रिसेप्टर बनता है और वो 48 आवर्स लग जाते हैं, 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन में नया रिसेप्टर बनता है और नॉर्मल एक्शन रिज्यूम हो जाता है। ये एंटेगोनिस्ट और एगोनिस्ट की तब की कहानी है जब बाइंडिंग साइट एक ही है। एलोस्टेरिक क्या कहती है? एलोस्टेरिक कहती है कि कई रिसेप्टर ऐसे भी हैं, नॉर्मली वैसे ऐसा ही होता है, रिसेप्टर के ऊपर मोर देन वन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, कि एक तो ये साइट थी जिस पे एगोनिस्ट ने आके अटैच होना था और एक ये और साइट है जहां पर एंटेगोनिस्ट आके अटैच करेगा। अब यहाँ पर एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। ये छोटी सी साइट है, ये बल्कि ग्रुप्स के लिए होती है ये टाइप। अब देखो ये एगोनिस्ट मैंने छोटा सा बनाया, नजर आ रहा है बोर्ड पे जो मैं बना रही हूँ। ये एगोनिस्ट चुप करके आएगा, अपनी जगह पर अटैच हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब देखो ये एंटेगोनिस्ट है, ये आएगा, ये साइज का थोड़ा फर्क है लेकिन ये साइज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैं ऑनलाइन बोर्ड यूज कर रही हूँ तो यू नो आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम विद इट एज कंपेयर टू द चॉक एंड पेंसिल। अब ये देखो
यहां पर आके ये अटैच करेगा। देखो ये साइज में कितना बड़ा है। जब ये इधर आके अटैच करेगा, ये क्या करेगा, ये इस वाली साइड को कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा होगा कि ये एक के पहुंचने का रास्ता बंद कर देगा। तो एलोस्टेरिक इंटेगोनिस्ट एक ऐसा इंटेगोनिस्ट होता है जो अदर देन द बाइंडिंग साइट आकर अटैच करता है उसी रिसेप्टर के ऊपर जहां पर एगोनिस्ट ने अटैच होना होता है, और उसका रास्ता क्लोज कर देता है। तो जब एगोनिस्ट जाके रिसेप्टर के साथ अटैच ही नहीं हो रहा, तो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? बेटे एम आई क्लियर? मैंने ये सारा तुम्हें समझा दिया है जो लिखा हुआ है उस किताब की डेफिनेशन के अंदर डायग्राम के साथ। तुमने याद कहां से करना है? वेरी गुड, शाबाश। चलो अब चलते हैं हम बेटे फंक्शनल एंटागोनिज्म की तरफ। एन एंटागोनिस्ट में एक्ट एट अ कंप्लीटली सेपरेट रिसेप्टर इनिशिएटिंग इफेक्ट्स दैट आर फंक्शनली अपोजिट दोज ऑफ द एगोनिस्ट। ठीक है। A classic example is the functional antagonism by epinephrine to histamine-induced bronchoconstriction. Histamine binds to H1 histamine receptor or bronchial smooth muscle, causing bronchoconstriction of the bronchial tree. Epinephrine is an agonist to beta-adeno 2 receptors on bronchial smooth muscle, which causes the muscle to relax. This functional antagonism is known as physiologic antagonism. दूसरा नाम फंक्शनल एंटागोनिज्म का है फिजियोलॉजिक एंटागोनिज्म। अब ये कौन सी टाइप है? इसमें एक ही रिसेप्टर का रौला ही नहीं है। ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसा है कि एक ये रिसेप्टर है और एक हमारे पास ये रिसेप्टर है। माइंड माई ड्राइंग प्लीज, इट्स टेरेबल आई नो। अच्छा जी, ये दो रिसेप्टर है हमारे पास। पहले वाला रिसेप्टर उसने यहां पर तुम्हें क्लासिक एग्जांपल दी है एपिनेफ्रीन की और हिस्टामीन की। यहां क्या होता है? हिस्टामीन का रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर। ठीक है। एपिनेफ्रीन का रिसेप्टर है ये दोनों के ऊपर। ठीक है। दोनों रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट है? ब्रोंकियोल्स के ऊपर। अब क्या है, ये एक और टाइप का रिसेप्टर है, ये दूसरे टाइप का रिसेप्टर है। दोनों हमारे ब्रोंकियोल्स यानी ब्रोंकियल जो ट्री है उस पे प्रेजेंट है। हिस्टामीन जब आके अटैच करेगी अपनी साइड पे, वो करवाएगी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस लेने में दुश्वारी आएगी। एपिनेफ्रीन जिसका दूसरा नाम एड्रीनालीन है, वो जब उसी ब्रोंकियल ट्री पे जो दूसरा रिसेप्टर प्रेजेंट है बीटा 2, H1 बीटा 2 दोनों चेंज है एक दूसरे से, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, वो आके क्या करवाएगी? वो ब्रोंकियल ट्री की रिलैक्सेशन करवा देगी। इसीलिए जब किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो हिस्टामिन रिलीज होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बीपी नीचे जा रहा होता है, एड्रीनालिन लगाते हैं कि नहीं? एड्रीनालिन इसीलिए लगाते हैं कि वो फौरन जाके ब्रोंकियल ट्री के ऊपर बीटा 2 के साथ अटैच करती है, और वो जो तुम लोगों को नहीं, चलो जिसको अटैक होता है उसको जो कंजेशन फील हो रही होती है, ये उससे रिलीज करवा देती है ब्रोंकियल रिलैक्सेशन करवाकर। तो ये दोनों एक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं? हिस्टामिन कंस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं फुल एंटागोनिज्म, क्योंकि दोनों के फंक्शन चेंज हैं और दोनों एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते हैं, और इसका दूसरा नाम है फिजियोलॉजिक एंटागोनिज्म। एम आई क्लियर?
ओके ग्रेट बेटे, यहां पर अब मैं लेक्चर खत्म करूंगी, आगे नहीं करवाऊंगी। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो टेस्ट, डू प्रिपेयर वेल। ये सारा कुछ पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। 4 से 5 बजे तक मैनेजमेंट का टेस्ट होगा, 6 से 7 बजे तक फार्माकोलॉजी का टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। सो डू प्रिपेयर वेल। अब नाउ अल्लाह हाफिज, आई एम गोना क्विट द सेशन नाउ। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? शैल आई लीव? हबीबा जितने भी हो बेटे, तुम लोगों को इससे टेंशन नहीं होनी चाहिए। 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, टाइम लिमिट के हिसाब से तुम लोग अटेम्प्ट कर सकोगे। तुम बस पूरी तैयारी करके आओ। अगर 10-20 हो गए बेटे, इससे क्या पता लग जाना है आप लोगों को, ठीक है। शाबाश, डू प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अल्लाह हाफिज। मैं व्हाट्सएप में मौजूद हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ लेना। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज।